हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और गुप्ता एम्पायर के PYQ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2025 के SSC एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चंस के फैक्ट्स बाकी के फैक्ट्स बताऊंगी वो 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गुप्ता एम्पायर के एम्पायर को लेकर निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। इसके बारे में बाकी फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि कुमारगुप्त का एक और नाम था, उसे एक और नाम दिया गया था जिससे कहा जाता था शुक्रादित्य एक और नाम था इसका। और कुमारगुप्त के दो टाइटल थे, एक था महेंद्रादित्य और दूसरा था हमारा शक्रादित्य। ठीक है। अगर हम इसके सिक्कों की बात करें, कुमारगुप्त के फर्स्ट के जो कॉइन्स थे उन पे जो चिन्ह अंकित थे, एक था मयूर के सोने के सिक्के छपवाए थे, इसने इशू करवाए थे सोने के सिक्के। और अगर इसका इंस्क्रिप्शन देखें तो एक मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर अभिलेख है जो कि कुमारगुप्त फर्स्ट का खुदवाया हुआ है। इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? रेशम बुनकरों के बारे में, रेशम बुनकर जो हुआ करते थे उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। और अगर इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था? डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। कब? 12वीं शताब्दी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? यानी कि फाहियान ने किसके टाइम पर भारत का दौरा किया था? तो इसका सही जवाब देखने को हमें मिलता है चंद्रगुप्त सेकंड। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बारे में बात करें तो जो चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान था उसने कब यात्रा की थी? उसने यात्रा की थी 399 से लेके 412 ईस्वी के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि उसका दूसरा नाम जो था वो था विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। और इसका जो फेमस वर्क है, प्रसिद्ध रचना है, तो उसका नाम है फो क्यू की। ये इसकी प्रसिद्ध रचना है। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। नेक्स्ट देखते हैं। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे जिन्हें नवरत्न बोला जाता है, जैसे कि कालिदास हो गए, वराहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी आदि। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य। और ये किस कारण पड़ी थी? क्योंकि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। उसके उपलक्ष्य में इन्हें विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। एक आयरन पिलर सुना होगा कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित प्रसिद्ध जंग रहित, जिसमें जंग लग चुकी है, एक लोहे का पिलर है जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ पर मौजूद है? तो वो दिल्ली मेहरौली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति वराहमिहिर द्वारा रचित है? वृश्चिकटिकम, सुश्रुत संहिता, बृहत संहिता या दशकुमार चरितम? तो इसका सही जवाब है बृहत संहिता। वराहमिहिर के बारे में देखें तो ये वराहमिहिर जो थे वो कब के थे? ये गुप्त काल के थे। गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री या गणितज्ञ ज्योतिष थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्नों में से एक थे। और इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, एक थी बृहत संहिता और दूसरी थी हमारी पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। मृच्छकटिकम के बारे में बात करें तो ये जो लेखक थे मृच्छकटिकम के, तो इसके लेखक थे कौन? शूद्रक।
मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक, जो कि गुप्तकालीन समाज की वास्तविक झलक दिखाता है। और दशकुमार चरितम जो है, दशकुमार चरितम के लेखक थे, ये थे हमारे दंडी। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत गद्य था जिसकी रचना की थी दंडन ने। और सुश्रुत संहिता के रचयिता तो खुद सुश्रुत थे, जो कि एक सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी किसे बोला जाता है? तो वो सुश्रुत को कहा जाता है, जिनकी रचना थी सुश्रुत संहिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों का जश्न मनाने के लिए कौन सा वैदिक यज्ञ किया था? तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है, वो है अश्वमेध यज्ञ। ये किस लिए किया था? तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यवर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगर इसके सिक्कों के बारे में बात करें तो उन्होंने यज्ञ की स्मृति में सोने के सिक्के छपवाए थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का एक अंकन मिलता है हमें। और इनके जो टाइटल हैं, किसके? समुद्रगुप्त का जो टाइटल है वो हमें देखने को मिलता है अश्वमेध कर्ता, और दूसरा टाइटल देखने को मिलता है विक्रमांक। जैसे भव्य उपाधि धारण की थी। और ये एक संगीत प्रेमी थे। इनके कुछ सिक्कों पर ऐसे संगीत प्रेमी कैसे पता चला हमें? क्योंकि इनके कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए सिक्के किसके हैं? तो वो हैं किसके? समुद्रगुप्त के। और उनके दरबारी कवि जो थे उनका नाम था हरिसेन इनके दरबारी कवि का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के लिए एक प्राथमिक साहित्यिक स्रोत है? गौतमीपुत्र शतकर्णी की नासिक प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, या खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति था, ये अभिलेख जो था वो वैसे तो अशोक का था, जिस पर बाद में समुद्रगुप्त की विजयों की गाथा खुदवाई गई थी। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ से प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? चंपू काव्य शैली। और ये गद्य और पद्य का मिश्रण में लिखा गया था। इसके जो लेखक थे वो कौन थे? लेखक जो थे वो थे हरिसेन, जो कि दरबारी कवि थे किसके? समुद्रगुप्त के। अगर हम ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का था, तो इसकी जो रचना थी वो किसने की थी? वो की थी रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच के युद्ध की जानकारी देता है। किस के बीच? पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस हमारा हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश का एक बहुत ही पावरफुल रूलर रह चुका था। ठीक है, और हमारा अगर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये जो है वो कलिंग के चेदी वंश के महान शासक जो थे खारवेल, उनके द्वारा खुदवाया गया था। और ये किस लैंग्वेज में? तो ये है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सा? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को प्रसिद्ध रूप से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा समुद्रगुप्त। इसे संज्ञा किसने दी थी? तो इसको दी थी इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन संज्ञा दी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इनकी जो बुक थी इसका नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस बुक में समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? नेपोलियन ऑफ इंडिया।
और समुद्रगुप्त अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, इसीलिए इसे नेपोलियन कहा। और दक्षिण भारत के जो राजा थे, जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके प्रति इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी, और अर्थात उन्हें हराकर उनका राज्य वापस कर दिया और केवल सिर्फ कर वसूला था। इस नीति को क्या कहा गया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि किस राजा ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। और इसका मतलब क्या था कि उन्होंने जो साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे, साउथ इंडिया के रूलर्स को हराकर, किंग्स को हराकर उनका साम्राज्य हड़पा नहीं, बल्कि उन्हें वहीं राज्य करने के लिए सौंप दिया बस, लेकिन उनसे कर वसूला जाता था। और अगर हम गुप्त वंश के फाउंडर की बात करें, तो जो फाउंडर थे गुप्त साम्राज्य के, उनका नाम था श्रीगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त ने इसे अखिल भारतीय महासाम्राज्य का रूप दिया था। तो अगर इसे एम्पायर किसने बनाया, तो वो समुद्रगुप्त ने बनाया था। उन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, जिसमें कि है धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, हनन, राजा रानी और वीणावादन प्रकार के सिक्के छपवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपाधि का अर्थ तीनों लोकों का स्वामी है? महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, एकराट सम्राट और देवराज। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन चक्रवर्ती। संस्कृत में त्रिभुवन का अर्थ होता है 3 लोक, यानी कि हमारा आकाश, धरती और जो हमारा पाताल, और चक्रवर्ती का अर्थ होता है हमारा सम्राट। तो इन तीनों लोकों के स्वामी कहे जाने वाले त्रिभुवन चक्रवर्ती। और ये जो टाइटल का प्रचलन है, यानी कि ट्रेंड है, वो गुप्त काल और उसके बाद के कालों, जैसे कि राष्ट्रकूट हो गया, चोल, इनमें राजाओं द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसी उपाधियाँ धारण की जाती थी। महाराजाधिराज का मतलब होता है, महाराजाधिराज गुप्त वंश में सबसे पहले किसने लिया था, तो वो लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक था। और एक और महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। और अगर देवराज के बारे में देखें, तो देवराज चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनके अभिलेखों में देवराज या देवगुप्त को भी देखने को मिलता है। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का रचयिता कौन है? तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। इसका आंसर सब लोगों को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। वो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भागवत धर्म, जो भक्ति और अहिंसा पर जोर देता था, किस देवता की पूजा पर केंद्रित था? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र? तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म गुप्त सम्राटों का राजकीय धर्म था। अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो किसकी टाइटल लेते थे? वो परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। और भगवान विष्णु का जो वाहन था वो गरुण गुप्त साम्राज्य का राजकीय प्रतीक या चिन्ह हुआ करता था। विष्णु के 10 अवतारों की अवधारणा इसी काल में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, जिसमें जो वराह अवतार था वो सर्वाधिक पूजनीय था। अगर हम मंदिरों के बारे में बात करें गुप्त काल में, तो जो देवगढ़ है, झांसी का जो मंदिर है, दशावतार मंदिर, उसमें भगवान विष्णु को समर्पित गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। कौन सा? देवगढ़ जो कि झांसी में है, वहाँ का एक मंदिर है जिसे बोला जाता है दशावतार मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस काल के भागवत धर्म ने बलि प्रथाओं के स्थान पर व्यक्तिगत भक्ति, प्रेम और अहिंसा पर विशेष बल दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपनी संबंधित भूमिका के साथ सही ढंग से सुमेलित है? उत्खेटायित, शाही रसोई का रक्षक, ध्रुवाधिकरणिक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, पुस्तपाल, नोटरी और रिकॉर्ड, या भंडारगाराधिकृत
ग्राम चौकीदारों का प्रमुख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्तपाल, जो कि नोटरी और अभिलेखों का रखवाला होता था। तो ये सही मैचिंग है। ठीक है, अगर हम ध्रुवाधिकरण करने का को देखें, ध्रुवाधिकरणिक, तो ये हमारे जो ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर ना होके ये हमारे जो रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व हुआ करता था उस एकत्र करने वाले विभाग का प्रमुख था, ना कि मुख्य न्यायाधीश। भंडारगाराधिकृत जो था वो हेड ऑफ विलेज वॉचमैन ना होकर ये था जो ट्रेजरी होती है, जो कि शाही भंडारण होता है, उसका जो प्रभारी होता है, उसका अधिकारी कहे जाने वाला कौन था? भंडारगाराधिकृता। और उत्खेटायता ये गुप्त काल में टैक्स कलेक्शन के लिए था। किसके लिए था? तो ये था टैक्स कलेक्शन। और अगर हम प्रशासनिक विभाजन देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखें गुप्त साम्राज्य में, तो सबसे पहले आता था भुक्ति। कौन था? भुक्ति। इसे प्रोविंस बोला जाता था। प्रोविंस को क्या बोला जाता था? तो भुक्ति बोला जाता था। और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था? विषय। और जो विलेज हुआ करते थे वो थर्ड स्टेज थे। तो एक हो गया भुक्ति, फिर विषय और फिर गांव, इनमें विभाजित था कौन सा? गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो गुप्त वंश के शहरी प्रशासन के संदर्भ में अधिष्ठानाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पूरी तरह से शाही सेनापतियों से बनी एक सैन्य परिषद थी। यह विशेष रूप से धार्मिक मामलों से निपटने वाली एक अदालत थी। यह श्रेणियों, गिल्डों, शिल्पकारों, लिपिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सलाहकार बोर्ड था। यह प्रसाद और अनुष्ठानों का प्रबंधन करने वाली एक मंदिर समिति थी। तो इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। यह गुप्त काल में नगर या जिला प्रशासन की सहायता के लिए गठित एक नगर परिषद सलाहकार बोर्ड था। और ये जो हम देखते हैं नगर श्रेष्ठिन, एक आता है नगर श्रेष्ठिन, तो इसका काम क्या था? नगर श्रेष्ठिन का इस परिषद में शहर का जो मुख्य व्यापारी या बैंकर हुआ था वो शामिल हुआ करता था। एक था सार्थवाह का क्या काम था? तो व्यापारियों के काफिले का जो नेता था उसे क्या कहा जाता था? सार्थवाह। और एक था प्रथम कुलिका, तो ये शिल्पकार को कहा जाता था। और प्रथम कायस्थ, नेक्स्ट है प्रथम कायस्थ, तो इसे लेखक या फिर लिपिक, इसे क्या लेखक या लिपिक को क्या कहा जाता था? प्रथम कायस्थ। नागरिक शासन व्यवस्था का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय शब्द सही ढंग से सुमेलित है? उत्खेटायित मंदिर का पुजारी, भाग न्यायिक शुल्क, विष्टि बेगार, या फिर दशापराध वार्षिक मवेशी कर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वैष्टिका किसे बोला जाता था? बेगार या जबरन श्रम करने वाले जो होते थे, बेगार होते थे, मजदूर बोल लीजिए, फोर्स्ड लेबर, उसे क्या कहा जाता था? वैष्टिक या विष्टि। अगर भाग देखें तो जो भाग था वो न्यायिक शुल्क ना होकर एक रेगुलर कर हुआ करता था जो कि राजा को दिया जाता था, जिसका हिस्सा होता था 1/6। और दशापराध ये 10 प्रकार के अपराधों जैसे कि चोरी, हत्या आदि के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना या दंड हुआ करता था, ना कि एनुअल कैटल टैक्स। और हिरण्य या मेया, इसे नगद कर को हिरण्य, सोने चांदी के रूप में और अनाज के रूप में दिए जाने वाले कर को मेय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कौन सी उपाधि उनके वैष्णव संबंधिता को दर्शाती है? लोकधाम देवा, परमेश्वर, परम भागवत या परमात्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
सी परमात्मा। परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों और अभिलेखों में स्वयं को परम भागवत घोषित किया गया है। और गुप्त सिक्कों पर भगवान विष्णु की सवारी जैसे कि हो गए गरुड़ और लक्ष्मी जी की आकृतियाँ बहुतायत में अंकित की गई थी, हमें बहुत मिली हैं। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में भगवान विष्णु की स्तुति से होती है। और ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संबंध में कौन सा शब्द अर्थ युग्म सटीक है? वैश्विक उपभोग कर, भाग जबरन श्रम कर, या अदे जिसे सरेंडर किया जाना है, या फिर दशाब्द अनाज का 10वां हिस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदेय। दैट विच इज़ टू बी अ सरेंडर्ड, यानी कि वह जैसे सौंपना, समर्पित करना हो, उसे देय राशि या फिर कर कहा जाता था। एक और कर था जिसे बोला जाता था उद्रांग। याद रखिएगा उद्रांग जो एक परमानेंट फार्मर्स पर लगाया जाने वाला एक रेवेन्यू था, भू राजस्व कर था, जिसे उद्रंग कहलाता था। और एक था उपारिका, ये टेम्पररी और बाहरी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला एक और कर होता था। एक था शुल्क तो सबने सुना ही होगा। शुल्क व्यापारियों और उनके माल पर सीमा शुल्क, उस टाइम पे उसे चुंगी बोला जाता था। चुंगी तो काफ़ी जो पुराने टाइम में जो पुराने शहर बसे हुए हैं उनमें भी देखा होगा आपने, चुंगी नाका ऐसे करके शब्द सुने होंगे आप लोगों ने, तो उसे बोला जाता था शुल्क। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दायित्वों के लिए सही सुमेलित युग्म निर्धारित करें। दशापराध, 10 अपराधों पर जुर्माना, भोग, निःशुल्क श्रम कर, अदेय, रजिस्ट्री कीपिंग ड्यूटी, या फिर धान्य जबरन श्रम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये दशापराध जो था वो 10 अपराधों से प्राप्त, अगर किसी ने 10 अपराध किए हैं तो उस पर एक जुर्माना लगाया जाता था। ये 10 अपराध गंभीर अपराधों में होते थे, जैसे कि किसी की हत्या करना, चोरी करना आदि, या फिर कोई शाही आदेश का उल्लंघन करना, तो ये गंभीर आरोप हुआ करते थे। अगर हम धान्य की बात करें तो धान्य के बारे में, धान्य का अर्थ होता था अनाज के रूप में चुकाया जाने वाला कर। और गुप्त काल में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे बोला जाता था दंड पाशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश की प्रशासनिक संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से अधिकारी और भूमिका का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रथम कुलिक, लोक निर्माण पर्यवेक्षक, ग्रामिक ग्राम प्रधान, तलवाटक, सैन्य वेतनभोगी, या पुस्तपाल कर संग्रह अधिकारी। तो इसका सही जवाब देखने को मिलता है, हमारा सही जवाब है ग्रामिका, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कौन सी? ग्रामिका वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव का मुखिया होता था जो स्थानीय विवादों को सुलझाता था, इसका कौन होता था? ग्रामाध्यक्ष। फिर आता था पंचमंडली ग्रामीण स्तर पर मुखिया की सहायता के लिए वृद्ध और प्रतिष्ठित नागरिकों की एक परिषद होती थी, इसे पंचमंडली बोलते थे। प्रथम कुलिका, मैंने बताया कि प्रथम कुलिका पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रथम कुलिका किसे बोला जाता था? शिल्पकारों को। और उपारिका गुप्त कालों में जो भुक्ति होते थे उन्हें उपारिका कहा जाता था, या फिर गोप्ता कहा जाता था, जैसे कि गवर्नर हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन अकॉर्डेंस विद द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन? ध्रुवाधिकरणिक, खजांची, भंडाराधिकृत, पुलिस प्रमुख, तलवाटक, ग्राम लेखाकार, या उत्खेटायत, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तलवाटका, विलेज अकाउंटेंट। तलवाटक मतलब होता है यह अधिकारी ग्रामीण स्तर पर राजस्व, भूमि के रिकॉर्ड और अकाउंटेंट बनाए रखने का कार्य करता था। और
महादंड नायक जो था वो न्यायाधीश होता था, जिसे महादंड नायक बोलते थे। सेनापति के सर्वोच्च अधिकारी को महाबालाधिकृत बोलते थे, और जो घुड़सवार होता था वो महिष्वापति बोलते थे उसे। तो कौन हो गए? जो सेना के प्रमुख होते थे, कमांडर इन चीफ, कमांडर जो होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? उसे महाबालाधिकृत बोलते थे। और जो घुड़सवारी करता था, घुड़सवार जो होता था, घुड़सवार, उसे कहा जाता था अश्वपति। ठीक है, कैवलरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजवंशी कराधान के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? अधे मानहानि कारक, भाषण के लिए जुर्माना, भाग, उपज में राजा का हिस्सा, हिरण्य, जबरन श्रम, या फिर धान्य, सराफा शुल्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग। गुप्त साम्राज्य में राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो सामान्य तौर पर एक कृषि उपज का 1/6 हुआ करता था। ठीक है, और जो हिरण्य था, हिरण्य के बारे में बात करें तो हिरण्य यह सोने या चांदी की नगद मुद्रा के रूप में चुकाया जाने वाला कर होता था। ये बलपूर्वक श्रम के रूप में होता था। और धान्य जो था ये अनाज के रूप में राजा को सीधे दिया जाता था। और कर मुक्ति, ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि पूरी तरह से कर मुक्त होती थी। गुप्त काल में खेती योग्य भूमि को जो फर्टिलाइज्ड थी, यानी कि जहाँ पर खेती हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्षेत्र कहते थे, क्षेत्र। और बंजर भूमि को जो बैरन लैंड होती थी तो बैरन लैंड को बोला जाता था खिल। और जो जंगली बिना जुती वो भूमि होती थी, जो कि एक फॉरेस्ट लैंड होती थी, फॉरेस्ट वाली, जो कि जंगली खेती या फिर बिना जुती हुई खेती होती थी, उसे बोला जाता था अपृहत क्षेत्र बोला जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान महासंधि विग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था, वह सिंचाई कार्यों की देखरेख करता था, वह विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था, और वह मंदिर बंदोबस्ती का प्रबंधन करता था। तो इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था। इसके बारे में देखें तो जो महासंधि विग्रहिक होता था वो अगर हम इसकी संधि विक्षेप करें तो संधि मतलब पीस और विग्रह मतलब वॉर कराने वाला जो अधिकारी वह पद वर्तमान के फॉरेन मिनिस्टर के समान होता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध दरबारी था, प्रसिद्ध कवि था हरिसेन, वो स्वयं एक महासंधि विग्रहिक था जिसने युद्ध की नीतियों को निर्धारित किया हुआ था। और यह अधिकारी जो होते थे यह युद्ध के समय सैन्य अभियानों की जो कूटनीति, डिप्लोमेसी होती थी और कोई नेगोशिएशन का जो एक फॉर्म होता था वो तैयार करने के लिए सीधे सम्राट के अधीन कार्य करते थे। गुप्त काल में कई बड़े प्रशासनिक पद हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत होते गए, जैसे कि हरिसेन के पिता भी इसी पद पर थे। और कुमार अमात्य ये गुप्त प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था। एक क्या नाम था? कुमारादित्य। आज की डेट में जो हम IAS ऑफिसर बोलते हैं वो यही था, कुमारादित्य। कब के टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन राजकोषीय शब्द को उसके अर्थ के साथ सही सुमेलित करें। हिरण्य अनिवार्य श्रम सेवा, धन, स्वर्ण कर, भोग, उपज में राजा का हिस्सा या वेस्टेज, जबरन या बेगार श्रम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टेज, जबरन या बेगार। वेस्टेज के बारे में बता दें तो बिना मजदूरी दिए जो काम करवाना यानी कि वेस्टी कहलाता था। गुप्त काल में प्रजा को राजा या उसकी सेना के लिए एक सेवा मुफ्त देनी पड़ती थी। और हिरण्य के बारे में बात करें तो हिरण्य जो था वो सोने या नगद में दिए जाने वाला कर होता था, ना कि बेकार श्रम। ठीक है, कौन? हिरण्य। और भोग के बारे में बात करें तो राजा को दी जाने वाली दैनिक जो उपहार होते थे, जो गिफ्ट्स होते थे, उसे क्या कहा जाता था? भोग।
और गुप्त काल में करों की जो संख्या थी वो मौर्य काल की तुलना में अधिक थी, जिससे आम जनता पर करों का भार बढ़ता चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के प्रशासन में सार्थवाह का सही वर्णन कौन सा है? मुख्य कारीगर, सैन्य भर्ती का प्रभारी, व्यापारिक श्रेणियों का प्रमुख या सिंचाई पर्यवेक्षक अधिकारी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेड ऑफ द ट्रेडिंग गिल्ड्स। व्यापारी श्रेणियों का प्रमुख कौन? सार्थवाह। ठीक है, इसके बारे में देखें तो ये दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे उनके समूहों का नेता सार्थवाह कहलाता था। और गुप्त काल में व्यापारिक जो श्रेणियां हुआ करती थी उनके कानून होते थे, उनके अपने खुद के कानून होते थे जिन्हें राज्य भी मान्यता देता था। इसके बारे में हमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख में देखने को मिलता है। मंदसौर में यह अभिलेख रेशम बुनकरों की एक शक्तिशाली श्रेणी के बारे में बात करता है जिन्होंने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और ये किसके टाइम पर था? मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था? तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसका जो बनवाने वाला था, जो बिल्ड जिसने करवाया था वो था कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंदिर निर्माण की पहली गतिविधि किस काल में शुरू हुई? मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुप्त पीरियड को। ठीक है, मंदिर का भारत में जो स्टोन टेम्पल्स देखने को हमें मिलते हैं उनका निर्माण गुप्त काल में देखने को मिलता है। और इस काल के प्रारंभिक मंदिर जैसे कि चपटी छत वाले बिना शिखर के एक सिंपल गर्भगृह वाले मंदिर हुआ करते थे। गुप्त काल में एक पंचायतन स्टाइल बड़ी फेमस हुई थी। पंचायतन स्टाइल मंदिरों में एक मुख्य मंदिर के साथ 4 सहायक मंदिरों की पंचायतन शैली इसी काल में विकसित हुई थी। और अगर मूर्तियों के बारे में बात करें तो गर्भगृह के जो मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्ति का हमें अंकन देखने को मिलता है। और जो हमारा सांची का मंदिर संख्या 17 है, सांची में मंदिर नंबर 17, वो गुप्त काल के सबसे प्रारंभिक और उत्कृष्ट चपटी छत वाले मंदिरों में से एक है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, भितरगांव मंदिर कहाँ है? झांसी में। ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रसिद्ध बहुत ही अनूठा एग्जाम्पल है। और मंदिर पर एक पिरामिड बना हुआ है जो शिखर बनाने की शुरुआत इसी काल से मानी जाती थी। और अगर नेक्स्ट देखें तो देवगढ़ का, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का एक दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल का ही है। और अगर इन मंदिरों के बारे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखें तो इस काल के जो पत्थर साथ साथ पक्की ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो थे वो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस थे जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो मैंने फैक्ट्स बताए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि 2026 के एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम ज़रूर मिलते हैं।